पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, दुबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली और आगरा दौरा, आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। जेपी नड्डा के पुत्र के विवाह का कल रिसेप्शन। आगरा में मेट्रो रेल टनल कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। आगरा में G20 समिट की बैठक को लेकर तैयारियां तेज। ताजमहल की साफ सफाई का काम जोरों पर। मड पैक ट्रीटमेंट से चमकाया जा रहा ताजमहल। जातिगत जनगणना के समर्थन में आए केशव मौर्य, इसकी पहले से ही मांग कर रही है सपा, बसपा और कांग्रेस। माघी पूर्णिमा में संगम पर उमड़े श्रद्धालु, 9 बजे तक 10 लाख लोगों ने लगाई डुबकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मिशन 2024 को फतेह करने की शुरुआत तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ, अमित शाह का 21 फरवरी को सहारनपुर दौरा भी है और चुनावी लिहाज से ये बेहद अहम माना जा रहा है। मिशन 2024 की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा ने मीडिया को ये जानकारी दी है। गृह मंत्री और सीएम के कार्यक्रम को लेकर सतर्कता भी बढ़ाई गई है। प्रशासनिक स्तर पर चौकसी भी बरती जा रही है। बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से गृह मंत्री बातचीत करेंगे, वार्ता करेंगे। पश्चिम यूपी के बीजेपी दिग्गजों के साथ भी बैठक होगी। ये बैठक चुनावी लिहाज से बेहद अहम हो जाती है और इस बीच तैयारियों का जायजा, प्रशासनिक चौकसी भी बरती जाएगी। सहारनपुर से बड़ी खबर, 21 फरवरी को सहारनपुर का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। मिशन 2024 की तैयारियों का जायजा भी लेंगे और क्या कुछ रणनीति होगी, ये भी देखने वाली बात है। बीजेपी प्रदेश मंत्री भी इस बीच मौजूद रहेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा ने मीडिया को ये जानकारी दी। तो गृह मंत्री और सीएम के कार्यक्रम को लेकर सतर्कता भी बढ़ाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। तो बीजेपी दिग्गजों के साथ सहारनपुर में बैठक होगी और आगामी चुनाव 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो ये कार्यक्रम 21 फरवरी को तय है। 21 फरवरी को आगमन है सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा ने मीडिया को यह जानकारी दी है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर जौनपुर से मिल रही है। पुलिस और बावरिया गैंग से मुठभेड़ हुई है। रात करीब 1:30 बजे ये मुठभेड़ हुई। प्रसाद तिराहा पर चेकिंग कर रही थी पुलिस। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही थी पुलिस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मुठभेड़ देखने को मिली बदमाशों के पैर में। हालांकि इस बीच मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार फिलहाल पुलिस ने कर लिया है। तो पुलिस और बावरिया गैंग की मुठभेड़ करीब 1:30 बजे रात को प्रसाद तिराहा पर चेकिंग कर रही थी पुलिस और इसी दौरान बावरिया गैंग और पुलिस आमने सामने। मुठभेड़ के दौरान हालांकि बदमाश को गोली भी लगी। हालांकि अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवागंतुक पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय द्वारा रात अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। उनके निर्देश के क्रम में थाना लाल बाजार, स्वाट टीम
और सर्विलांस टीम थाना लाइन बाजार क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 बदमाश आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने का इशारा किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी में फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों बदमाशों को बाद प्राथमिक उपचार वाराणसी हायर सेंटर रेफर किया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रयागराज में अपने दरबार के दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में धर्मांतरण को रोकना होगा और एक हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बेहद चर्चाओं में हैं। विवादों के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। और इन सब के बीच अगर बात करें, बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, बस इसी की घोषणा की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि शास्त्री के समर्थन में रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर में सनातन धर्म संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। बात करते हैं बजट की। भारत में बजट पेश होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री व बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संसद में पेश हुए बजट को वास्तव में आम जनता के लिए हितकर बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये बजट पेश हुआ है, इसमें मोदी सरकार ने हर सेक्टर्स का खास ध्यान रखा है, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देता हूं। साथ ही धार्मिक ग्रंथ पर मायावती और अखिलेश यादव के बयान को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों लोग पवित्र धार्मिक ग्रंथ पर अभद्र टिप्पणी करके उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। साथ ही इतना ही नहीं, सब अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं। को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। गांव गरीब किसान मजदूर के हित में ये बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से भी अगर देखा जाए, रेलवे हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इसमें पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है। मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट से गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए भी मदद मिलेगी और इस देश को विकसित देश बनाने में भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मेड़ा, एसडीएम संजय कुमार सिंह और सीओ सोहराब आलम ने फरियादियों की फरियाद सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए 198 प्रार्थना पत्रों में से 21 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बचे प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दिए गए। प्रार्थना पत्र गुणवत्तापूर्वक व त्वरित निस्तारण करने के लिए आला अधिकारियों को जिला अधिकारी संजय कुमार सिंह ने निर्देशित किया। फतेहपुर जनपद में आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी का प्रथम आगमन पर कोटेदार संघ के जिलाध्यक्ष उमेश त्रिवेदी उर्फ निर्मोही महाराज सैकड़ों कोटेदारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजेश तिवारी ने फतेहपुर सांसद व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सरकार के एक नेशन और कमीशन की मांग की है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश खाद्य वितरण के मामले में नंबर 1 पर है। ना ही मानदेय और ना ही ढंग का कमीशन है, जिसकी मांग उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से की है। हम आज फतेहपुर आए थे
तो हमने जिला अध्यक्ष और राजकुमार सिंह से कहा कि हम थोड़ा आप लोगों पदाधिकारियों के साथ बैठना चाहते हैं 10-5 लोगों के साथ, लेकिन सूचना होने पर अधिक संख्या में यहाँ राशन विक्रेता आए, अपनी समस्याओं को लेकर आए कि इस समय हम लोग पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिए हैं, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हम वितरण करते हैं ई-पास मशीन से, बायोमेट्रिक वितरण करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन कमीशन के मामले में पूरे हिंदुस्तान में हम सबसे नीचे हैं। हम पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम कमीशन पाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की साध्वी जी हमारी राज्य मंत्री हैं। हम लोग इनसे मांग करते हैं, जब 1 नेशन 1 कार्ड है तो हमको 1 नेशन 1 कार्ड 1 कमीशन होना चाहिए। अगर गुजरात में 150 रुपये कुंटल कमीशन है, दिल्ली में 200 रुपये कुंटल है, त्रिपुरा में 230 है, तो उत्तर प्रदेश में भी 230 रुपये कुंटल होना चाहिए। फतेहपुर के किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी गांव में शराबी भाइयों ने युवक की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या पूरे इलाके में इस हत्या से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में एक आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। हमारे भाई जो है शाम को पड़ोस में पारिवारिक आग वाग जला के बैठते थे अपने हाथा में, जब तक वहीं गए थे आग वाग तापने। ये लोग जो है गुंडा टाइप दमंग गए, पुरानी रंजिश भी थी, तो जाके गाली गलौज करने लगे और लाठी डंडों से प्रहार करने लगे और मौके पर ही उनको मार डाला। गांव के हमारे 2 दबंग श्रीलखन और रामलखन सिंह दोनों ने हमारे चाचा का बहुत बुरी तरीके से मर्डर कर दिया। लाठी डंडा से पीट के उनको मार डाला, जिसकी तहरीर हमने किशनपुर थाने में दी है, तो वहाँ से FIR हो चुकी है। उसके बाद हम लोग यहाँ चीर गए हैं। किन लोगों ने? ये रामलखन त्रिवेदी और श्रीलखन त्रिवेदी। जनपद फतेहपुर थाना किशनपुर के ग्राम सिलमी निवासी विमलेश तिवारी द्वारा थाना किशनपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि गांव के ही रामलखन व शिवलखन ने उनके छोटे भाई राजन तिवारी को शराब के नशे में लाठी डंडों से पीटकर सिर व शरीर में गंभीर चोट पहुंचाकर घायल कर दिया, जिन्हें एम्बुलेंस से CHC हरदो लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विमलेश तिवारी के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपी रामलखन को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर तलाश की जा रही है। महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र अंतर्गत झुलनीपुर नहर से सटे चमनगंज पुल के निकट सिंचाई विभाग की भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर फसल लगा ली गई थी। कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा माना जा रहा था कि मना करने के बाद भी दबंग व्यक्ति के द्वारा खाली नहीं की गई। इसके बाद निचलौल SDM के निर्देश पर अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिम्मेदार प्रक्रिया पूरी करने के बाद राजस्व और पुलिस बल की मौजूदगी में उक्त भूमि पर खड़ी तिलहन की फसल पर ट्रैक्टर चलवाकर भूमि को खाली करा दिया गया। हम यहाँ पे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं सिंचाई खंड प्रथम महाराजगंज में, और ये हमारे विभाग की सिंचाई विभाग की ज़मीन है जो ऑन पेपर है, बहुत पहले से ही ऑन पेपर है हमारा, और इसको नेबूलाल द्वारा अवैधानिक रूप से बुआई किया गया, जिसको ये अतिक्रमण को हटवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कौना थाना क्षेत्र के बकरुआ गांव में 3 दिन पूर्व एक 14 वर्षीय बालक रोशन खेलते समय लापता हो गया। जब शाम तक घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। परिजनों के मोबाइल पर एक मैसेज आया कि तुम्हारे लड़के का अपहरण हो गया है, 1 लाख रुपए चाहिए। पुलिस के पास गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को शक है। शक के आधार पर पुलिस ने रोशन के सगे फूफा और उसके लड़के को गिरफ्तार किया है। कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसमें सारी बातें खुलकर सामने आ गई। रोशन का फूफा अपने ससुराल में अपने लड़के के साथ रहता था, जिसको लेकर रोशन के पिता आए दिन ताने देते थे और इससे क्षुब्ध होकर आरोपी ने रोशन का अपहरण कर हत्या कर दी। ये जनपद देवरिया में थाना इकोना क्षेत्र के अंतर्गत बकरुआ गांव की घटना है, जहां एक 14 वर्षीय लड़का
1 तारीख को घर से बिना किसी को बताए निकल गया था। इनमें शाम तक नहीं मिलने पर परिवारजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सूचीबद्ध धाराओं में अपहरण का मुकदमा पंजीकृत किया गया। परिवारजनों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों गायब हुए लड़के के फूफा और उनके लड़के पर शक बताए जाने पर पुलिस द्वारा इन पारिवारिक जनों से पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने लड़के के पिता के तानों से तंग आकर 1 तारीख को ही लड़के को जो है मोबाइल देने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गए और बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस संबंध में जो दोनों अपराधी हैं, मुख्य अपराधी हैं, जो मृतक लड़के के फूफा और उनका लड़का है, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अमृतकाल में प्रस्तुत बजट के संदर्भ में माननीय केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी प्रेस वार्ता के आप सबसे जुड़ेंगे। मैं अनुरोध करूंगा उनसे प्रेस वार्ता प्रारंभ करने का। माननीय भूपेंद्र जी। धन्यवाद। आज एक लंबे समय के बाद लखनऊ के सभी मीडिया के मित्रों से मिलना हो रहा है। पार्टी के द्वारा बजट को लेकर के 2 कार्यक्रम रखे गए हैं। पहले आपसे बातचीत है और उसके बाद बजट पर एक प्रबुद्ध लोगों की गोष्ठी है। भारत सरकार का ये बजट आजादी के अमृत काल के पहले वर्ष का बजट है और बजट के पूर्व में जिस प्रकार से देश का आर्थिक सर्वे आया है वो इस बात को दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने कोविड की वैश्विक संकट की महामारी के बाद प्रगति की रफ्तार को तेजी से पकड़ा है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि विशेष रूप से देश के एमएसएमई सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं कि 30% लास्ट ईयर से बढ़ोतरी हुई है, वो इस बात को दर्शाता है कि एमएसएमई सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों में विकास हो रहा है और इसलिए ये जो अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सारी प्रक्रियाओं को केंद्र सरकार में अपनाया गया है। नई पॉलिसी का निर्माण, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, अप्रोचेस, मोर देन 39,000 कंप्लायंस को खत्म करना और जो व्यावसायिक विषय उसमें डिक्रिमिनलाइजेशन को खत्म करना, इस सरकार के जो 9 साल के कमिटमेंट के साथ ईज ऑफ डूइंग के प्रयास है, उसके कारण आज ये सुखद स्थिति का निर्माण हो रहा है। देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक बड़ा वर्ग है, 28.5 करोड़ लोगों का ई श्रम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया जाना, कोविड में कोविन जैसा एक आधार लिंकेज जो ऐप तैयार किया, उस ड्राइव के कारण 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन का कंप्लीट करना और जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि 2008-9 के मुकाबले 2020-21 में देश में बेरोजगारी दर में कमी आई है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी विशेष रूप से पेरिस एग्रीमेंट में जो भारत ने कहा था कि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट भारत ने दिए थे उसको 9 वर्ष पहले भारत ने पूरा किया है और इतना ही नहीं, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में भारत शामिल हुआ है जिन्होंने अपने अनहेंस राष्ट्रीय लक्ष्यों को दुनिया के सामने रखा है और 2070 का जो नेट जीरो एमिशन का, कार्बन एमिशन का जो प्लान है वो भी भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है। देश में ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पिछले बजट से शुरू हुआ, इस बजट में ग्रीन क्रेडिट का विषय आया। आर्थिक सर्वेक्षण इस बात को
पूरी तरीके से अनुमानित करता है कि इन सब विषयों से देश में 6 लाख ग्रीन जॉब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत निर्मित होंगे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जैसे विषयों पे सरकार ने एक रिमार्केबल कार्य किया है। हमने देखा है कि आर्थिक सर्वे के बाद माननीय राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ और सरकार की जो फिलॉसफी को रखा गया, एक आत्मनिर्भर भारत जो सभी मानवीय विकास के विषयों को रेखांकित करता हुआ देश में गरीब कल्याण के लिए प्रेरित सरकार युवाओं और महिलाओं की ताकत को बढ़ाते हुए हमारे देश की जो अनेकता में एकता की जो तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो मौजूदा सरकार है वो एक बेहतर प्रयास कर रही है, बेहतर काम कर रही है नई नीति के तहत, ताकि उन योजनाओं से अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके और सुधर भी रही है। बढ़ते आगे, बिजनौर के चायताली होटल में दबंगों ने होटल में कमरा नहीं मिलने से नाराज होकर होटल मैनेजर व कर्मचारी को लात घूंसों से जमकर पिटाई की। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पिटाई का ये लाइव वीडियो कैद हो गया। होटल मालिक की तहरीर पर पुलिस ने संगीन धाराओं में केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कल रात्रि 11:30 बजे शहर के कुछ रसूखदार लोगों ने आकर मेरे होटल में हमला किया। हमला इस कदर था कि मेरे मैनेजर को जान से मारने की नियत के तहत उसे बिल्कुल कोशिश करी गई कि मार दिया जाए। सरकार अभी ग्लोबल समिट की तरफ बढ़ावा दे रही है। अमानगढ़ में, बिजनौर में इतना अच्छा हमारे लिए सरकार ने रखा है। सरकार चाहती है हम निवेश करें, लेकिन जब हम अपना बिजनेस हम सुरक्षित नहीं कर पा रही सरकार, हम आगे प्रोत्साहित कैसे हों कि हम दूसरा कर सकेंगे। सरकार से मेरी एक ही विनती है, इस कल पूरे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। रूम लेने आए थे 10 से 15 के बीच में लोग थे वो, और शराब के नशे में थे सब लोग। बोतल भी उनके साथ थी, वो बरामद होगी बोतल भी। सारा स्टाफ यहीं था क्योंकि सोने की तैयारी थी, मतलब क्लोजिंग कर दी थी हम लोगों ने। बोला कि अब रूम चाहिए। मैंने रूम किस लिए? बोला शराब पियेंगे बैठ के। मैंने की शराब पियोगे? शराब के लिए तो रूम रात में नहीं देने का मैं। और मैंने आप 10 से 15 लोग हो बिल्कुल नहीं देने का। आप 1-2 लोग होते तो मैं रूम जरूर देता, आईडी पहले चाहिए। बोला तू क्या तेरा बाप भी देगा? सारे चमार हो, ये वो जाति सूचक शब्द यूज करे स्टाफ को। मैंने जी चमार आप क्यों कह रहे हो जी? जाति सूचक शब्द यूज क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद तुरंत जब हमने उसका विरोध करा कि हाँ आप हम जाति सूचक शब्द कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत हम पर हमला कर दिया। थाना कोतवाली के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित चैताली होटल पर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास कुछ लोग कमरा लेने के लिए गए। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार के द्वारा कमरा खाली न होने का हवाला दिया गया। इस बात को लेकर इनमें तू मैं हुई, आपस में मारपीट हुई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस गाड़ी से लोग आए थे, क्रेटा गाड़ी से, वो ट्रेस हो गई है। उसके आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़।